या लोक कलाएं? राजस्थान की हस्तकला या लोक कलाएं? हस्तकला, हस्तकला क्या होता है? एक प्रकार का लघु उद्योग है। हस्तकला क्या है? एक प्रकार का लघु उद्योग है। हस्तकला एक प्रकार का लघु उद्योग है। एक प्रकार का लघु उद्योग है। हस्तकला को संरक्षण कौन दे रहा है? राजसी को संस्थान है। एक राजसी को संस्थान है जो जयपुर में है, वो इसको संरक्षण दे रहा है। इसकी स्थापना 3 जून 1900 की गई थी। 3 जून 1961। हस्तकला का संरक्षण राजसी को संस्था जयपुर में उसके द्वारा किया जा रहा है। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को की गई थी। 3 जून 1961 को। हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहते हैं। हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहते हैं। हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहते हैं। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा जोधपुर। बोरानाडा जोधपुर। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा जोधपुर। बोरानाडा जोधपुर। राजस्थान सरकार हस्त निर्मित वस्तुओं को राजस्थली नाम से विपणित करती है। किस नाम से विपणित करती है? राजस्थली। राजस्थली। राजस्थान सरकार हस्त निर्मित वस्तुओं को राजस्थली नाम से विपणित करती है। राजस्थली नाम से विपणित करती है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। जयपुर को हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 3 शिल्पग्राम स्थापित किए गए। हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? राजस्थान में 3 शिल्पग्राम स्थापित किए गए। पहला हवाला शिल्पग्राम उदयपुर। हवाला शिल्पग्राम उदयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर। वास्तुकार है जवाहर कला केंद्र का चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। पाल शिल्पग्राम जोधपुर। पाल शिल्पग्राम जोधपुर। तो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 3 शिल्पग्राम स्थापित किए गए। हवाला शिल्पग्राम उदयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर। पाल शिल्पग्राम जोधपुर। पाल शिल्पग्राम जोधपुर। हवाला शिल्पग्राम उदयपुर। दरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु स्थापित शिल्पग्राम। दरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु स्थापित शिल्पग्राम बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। उमराव बूंदी। उमराव बूंदी। धारियाबाद प्रतापगढ़। धारियाबाद प्रतापगढ़। धारियाबाद प्रतापगढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ उमराव बूंदी। बस्सी चित्तौड़गढ़ उमराव बूंदी। धारियाबाद प्रतापगढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ उमराव बूंदी। धारियाबाद प्रतापगढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ उमराव बूंदी। धारियाबाद प्रतापगढ़। पोट्री। पोट्री पुराना नाम क्या है पोट्री का? मरमरने कला। पुराना नाम है मरमरने कला। पोट्री पढ़ रहे हैं। पुराना नाम है मरमरने कला। मरमरने कला ये मूलतः पारस या ईरान की है। कहाँ की है? मूलतः पारस या ईरान की है। ये कला मूलतः पारस या ईरान की है। अकबर इस कला को लेकर लाहौर पाकिस्तान आए थे। अकबर कहाँ लेके आए थे? लाहौर पाकिस्तान। अकबर इस कला को लाहौर पाकिस्तान लेकर आए थे। लाहौर पाकिस्तान लेकर आए थे। लाहौर से इस कला को आमेर मान सिंह प्रथम लाए थे। लाहौर से इस कला को आमेर मान सिंह प्रथम लाए थे। लाहौर से इस कला को आमेर में मान सिंह प्रथम लाए थे। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य है। पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य क्या कहलाता? पोट्री कहलाता। पोट्री। अब पोट्री के कितने प्रकार है? पोट्री कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की पोट्री है। ब्लू पोट्री जयपुर की है। ब्लू पोट्री का की है? जयपुर की। ब्लू पोट्री जयपुर की। ब्लू पोट्री जयपुर की है। ब्लैक पोट्री कोटा। ब्लैक पोट्री कोटा। डबल वर्क या कागजी वर्क अलवर सांगानेर। अलवर सांगानेर। सुनहरी पोट्री बीकानेर जैसलमेर। सुनहरी पोट्री बीकानेर जैसलमेर। ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, डबल वर्क या कागजी पोट्री या सुनहरी पोट्री। ब्लू पोट्री जयपुर। ब्लू पोट्री जयपुर। ब्लैक पोट्री कोटा। ब्लैक पोट्री कोटा। डबल वर्क या कागजी पोट्री अलवर सांगानेर। अलवर सांगानेर। सुनहरी पोट्री बीकानेर और जैसलमेर। सुनहरी पोट्री बीकानेर जैसलमेर। पोट्री के चार टाइप है। फर्स्ट ब्लू पोट्री या नीली पोट्री। ब्लू पोट्री या नीली पोट्री। ब्लू पोट्री या नीली पोट्री। ब्लू पोट्री या नीली पोट्री को क्या कहते हैं? कामचीनी भी कहते हैं। इसे कामचीनी भी कहते हैं। ब्लू पोट्री या नीली पोट्री या कामचीनी। नीली मरमरने कला भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? नीली मरमरने कला भी कहा जाता है। ब्लू पोट्री को ही नीली मरमरने कला भी कहा जाता है या कामचीनी भी कहते हैं। ब्लू पोट्री नीली पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की। जयपुर की। 5 तत्व ब्लू पोट्री को बनाने के लिए 5 तत्व चाहिए। हरे रंग का कांच, गोंद, सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज खनिज और मुल्तान मिट्टी। इसके लिए हमें 5 तत्व चाहिए। हरे रंग का कांच का हीरा कहते हैं। गोंद को साजी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज खनिज, मुल्तान मिट्टी। हरे रंग का कांच, गोंद, सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज खनिज, मुल्तान मिट्टी। राइस पोट्री भी कहते हैं इसको। राइस पोट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइस पोट्री। राइस पोट्री भी कहते हैं इसको। राइस पोट्री भी कहते हैं। इसे क्या करते हैं? 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाया जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाया जाता है राइस पोट्री।
ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? ब्लू पोट्री का जादूगर, ब्लू पोट्री का जादूगर पर कहते हैं कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं ब्लू ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। मऊ गांव सिक्कर का, कहाँ का है कृपाल सिंह शेखावत? मऊ गांव सिक्कर, मऊ गांव सिक्कर का है। 1974 में पद्मश्री दिया गया है, 1974 में पद्मश्री, 1974 में पद्मश्री। शिल्प गुरु अवार्ड भी दिया गया है, शिल्प गुरु अवार्ड भी। इन्होंने ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग किया, इसे क्या कहते हैं? कृपाल पोट्री कहते हैं। इन्होंने क्या किया? ब्लू पोट्री के ऊपर क्या करा है? 25 रंगों का प्रयोग किया है, जिसे क्या कहते हैं? कृपाल पोट्री भी कहते हैं, कृपाल पोट्री। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु कौन है? बूढ़ शेखावत, बूढ़ सिंह शेखावत, बूढ़ सिंह शेखावत, बूढ़ सिंह शेखावत है, बूढ़ सिंह शेखावत है। इनको क्या कहते हैं? गाँवों का चितारा कहते हैं। इनके गुरु बूढ़ सिंह शेखावत हैं, जो इनको क्या कहते हैं? गाँवों का चितारा, गाँवों का चितारा। वर्तमान कलाकार, वर्तमान कलाकार कौन है? खेमराज, खेमराज, सत्यनारायण, सत्यनारायण और प्रभुलाल, प्रभुलाल। वर्तमान कलाकार इसके ब्लू पोट्री के खेमराज, सत्यनारायण, प्रभुलाल, खेमराज, सत्यनारायण, प्रभुलाल, खेमराज, सत्यनारायण, प्रभुलाल, खेमराज, सत्यनारायण, प्रभुलाल। महिला कलाकार है स्वामी नाथीबाई, स्वामी नाथीबाई, स्वामी नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़। महिला कलाकार कौन कौन है? स्वामी नाथीबाई, स्वामी नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़, मीनाक्षी राठौड़, स्वामी नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़, स्वामी नाथीबाई, मीनाक्षी राठौड़। ब्लू पोट्री आमेर लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को जाता है, मानसिंह प्रथम को जाता है। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में होता। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में, राम सिंह द्वितीय के काल में। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में, राम सिंह द्वितीय के काल में। राम सिंह द्वितीय के काल में कालू व चूड़ामन ने दिल्ली के भोला कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त कर इस कला को पुनः जीवित किया था। किसने किया था? राम सिंह सेकंड के काल में कालू व चूड़ामन, कालू व चूड़ामन ने दिल्ली के भोला कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त कर इस कला को पुनः जीवित किया था। राम सिंह द्वितीय के काल में कालू एवं व चूड़ामन, कालू व चूड़ामन ने दिल्ली के भोला कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त कर इस कला को पुनः जीवित किया था। ब्लैक पोट्री कोटा, ब्लैक पोट्री कोटा, ब्लैक पोट्री कोटा। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की प्रधानता पर चित्रकारी, उसे ब्लैक पोट्री कहते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की प्रधानता पर चित्रकारी ब्लैक पोट्री कहती है। गमले, दान, कप, प्लेट, दोने इत्यादि पर इस पोट्री का उपयोग किया था। ब्लैक पोट्री का उपयोग किस पे किया जाता था? गमले, दान, कप, प्लेट और दोने पे किया जाता था। गमले, दान, कप, प्लेट, दोने, गमले, दान, कप, प्लेट, दोने पे ब्लैक पोट्री का उपयोग किया जाता है। सुनहरी पोट्री या गोल्डन पोट्री, बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर। सुनहरी पोट्री या गोल्डन पोट्री, बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर। सुनहरी या गोल्डन पोट्री, बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर। डबल वर्क या कागजी पोट्री, डबल वर्क या कागजी पोट्री, अलवर और सांगानेर जयपुर, अलवर और सांगानेर जयपुर। डबल वर्क या कागजी पोट्री, अलवर या सांगानेर जयपुर, अलवर या सांगानेर जयपुर। कागजों को गलाकर बर्तन बनाने की कला क्या कहलाती है? पेपर मेसी कहलाती है। कागजों को गलाकर बर्तन बनाने की कला पेपर मेसी कहलाती है, पेपर मेसी कहलाती है। कागजों को गलाकर बर्तन बनाने की कला पेपर मेसी कहलाती है, पेपर मेसी कहलाती है। तरल पदार्थों का प्रयोग इस पोट्री से निर्मित बर्तनों में नहीं किया जाता है। तरल पदार्थों का प्रयोग इस पोट्री में निर्मित बर्तनों में नहीं किया जाता है। डबल या कागजी वर्क में पोट्री में तरल पदार्थों का प्रयोग इस पोट्री में निर्मित बर्तनों में नहीं किया जाता है। छिद्रयुक्त कागजों के बर्तनों पर चित्रकारी होती है। छिद्रयुक्त कागज के बर्तनों पर क्या होती है? चित्रकारी होती है। सजावटी पोट्री भी कहते हैं इसे, सजावटी पोट्री है। ये क्या सजावटी पोट्री है? डबल वर्क या कागजी वर्क सजावटी पोट्री है। मीनाकारी, नेक्स्ट क्या है? मीनाकारी, मीनाकारी, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर, मीनाकारी जयपुर। मीनाकारी क्या होता है? आभूषणों में रंग भराई का कार्य, आभूषणों में रंग भराई का कार्य मीनाकारी कहता है। आभूषणों में रंग भराई का कार्य, आभूषणों में रंग भराई का कार्य मीनाकारी कहता है। हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं? मीनाकारी को कहते हैं। हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहते हैं। हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहते हैं। हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी कहाँ है? जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क, सीतापुरा, जयपुर। जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क, सीतापुरा, जयपुर। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क, सीतापुरा, जयपुर। जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क, सीतापुरा, जयपुर। मूलतः ईरान की है, ये मूलतः ईरान की है। मीनाकारी भी क्या की है? मूलतः ईरान की है। लाहौर अकबर लेके आए थे और आमेर मानसिंह प्रथम लाए थे। मीनाकारी को लाहौर तो अकबर लेके आए थे और आमेर कौन लेके आया था? मानसिंह प्रथम लेके आए थे। लाहौर अकबर लेके आए थे एवं आमेर मानसिंह प्रथम लाए थे। मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं? कुदरत सिंह को कहते हैं, कुदरत सिंह को कहते हैं। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह, कुदरत सिंह, कुदरत सिंह। 1988 में पद्मश्री, 1988 में पद्मश्री। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह, इनको 1988 में पद्मश्री
मिला हुआ है, पद्मश्री। वर्तमान कलाकार कौन कौन है? वर्तमान कलाकार कौन कौन है? हरि सिंह, गोबसिए, श्याम सिंह, किशन सिंह। हरि सिंह, गोबसिए, श्याम सिंह, किशन सिंह है वर्तमान कलाकार। मीनाकारी के वर्तमान कलाकार है हरि सिंह, गोबसिए, श्याम सिंह, किशन सिंह। हरि सिंह, गोबसिए, श्याम सिंह, किशन सिंह। हरि सिंह, गोब सिंह, श्याम सिंह, किशन सिंह। मीनाकारी प्रसिद्ध जयपुर की है ही। मीनाकारी के दो प्रकार हैं, एक तो कच्ची मीनाकारी और एक पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी मुरादाबादी है और पक्की मीनाकारी तारकसी। कच्ची मीनाकारी मुरादाबादी, पक्की मीनाकारी तारकसी। कच्ची मीनाकारी प्रसिद्ध कहाँ की है? अलवर और जयपुर की है, अलवर जयपुर की। कच्ची मीनाकारी मुरादाबादी, अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। कच्ची मीनाकारी जो मुरादाबादी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर और जयपुर, अलवर जयपुर। पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है। कच्ची मीनाकारी में पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है। पक्की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद, रेनवाल, जयपुर। पक्की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद, रेनवाल, जयपुर। चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है पक्की मीनाकारी में। पक्की मीनाकारी या तारकसी में चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य पक्की मीनाकारी में किया जाता है, तारकसी में। तांबे की मीनाकारी कहाँ की? भीलवाड़ा की। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की। कुंदनगिरी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कुंदनगिरी जयपुर की। कुंदनगिरी जयपुर की प्रसिद्ध है। कुंदनगिरी क्या होती है? आभूषणों पर रतन या कांच जड़ाई का कार्य। कुंदनगिरी क्या होता है? आभूषणों पर रतन या कांच जड़ाई का कार्य कुंदनगिरी कहता है। कुंदनगिरी आभूषणों पर रतन या कांच जड़ाई का कार्य कुंदनगिरी होता था। कुंदनगिरी जयपुर की प्रसिद्ध है। कोप्तागिरी जयपुर और अलवर की है। कोप्तागिरी जयपुर और अलवर की है। अगर जयपुर और अलवर दोनों ऑप्शन में है तो जयपुर आएगा। कोप्तागिरी मूलतः जयपुर की है। कोप्तागिरी जयपुर मूलतः तो दमिश्क पंजाब की है। कोप्तागिरी अगर जयपुर अलवर की, कोप्तागिरी जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। जयपुर और अलवर दोनों ऑप्शन आने पर अपन को जयपुर टिक करना। राजस्थान में मुगलों के समय लाई गई थी। कोप्तागिरी राजस्थान में कब लेके आई थी? मूलतः मुगलों के समय लाई गई थी। राजस्थान में मुगलों के समय लाई गई थी कोप्तागिरी। राजस्थान में कब लाई गई थी? मुगलों के समय लेके आई थी। कोप्तागिरी मूलतः दमिश्क पंजाब की है। मूलतः कब कहाँ की है? दमिश्क पंजाब की है। फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने हेतु सोने चांदी के तारों का लेप करना कोप्तागिरी कहलाता है। फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने हेतु सोने चांदी के तारों का लेप करना। फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने हेतु चांदी के तारों का लेप करना कोप्तागिरी कहलाता है। तहनीसा कहाँ की है? तहनीसा उदयपुर की है। तहनीसा उदयपुर है। फौलादी वस्तुओं को खोदकर धातु बनना। तहनीसा क्या होता है? फौलादी वस्तुओं को खोदकर उनमें धातु बनना का कार्य होता है। फौलादी वस्तुओं को खोदकर धातु बनने का कार्य होता है तहनीसा उदयपुर की प्रसिद्ध है। इन तहनीसा के कारीगर को क्या कहते हैं? सीलगगीर कहा जाता है। तहनीसा के जो कारीगर है उनको सीलगगीर कहते हैं। सीलगगीर कहा जाता है। तहनीसा के कारीगर को क्या कहा जाता है? सीलगगीर कहा जाता है। बरक का कार्य कहाँ का? जयपुर का। बरक का कार्य जयपुर कहाँ? जयपुर का। कारीगर को क्या कहते हैं? पन्नीगर। बरक के कार्य को कारीगर को क्या कहते हैं? पन्नीगर कहते हैं। बरक का जो कार्य होता है उसके कारीगर को क्या कहते हैं? पन्नीगर कहते हैं। बरक का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। स्वाई जयसिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। बरक का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? स्वाई जयसिंह के काल में प्रारंभ हुआ था बरक का कार्य। चांदी के तारों से मिठाइयों को आकर्षक दिखाने हेतु बनाया गया गोल है। बरक क्या है? बरक है चांदी के तारों से मिठाई को आकर्षक दिखाने के लिए बनाया गया गोल है। चांदी के तारों से मिठाइयों को आकर्षक दिखाने हेतु बनाया गया गोल है बरक। एक वरक का कार्य कहाँ का है? वरक का कार्य कहाँ? शेखावाटी और जयपुर। वो बरक है, ये वरक है। वरक का कार्य कहाँ है? शेखावाटी जयपुर। मिरर वर्क कहाँ का? चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मिरर वर्क चौहटन बाड़मेर का। कपड़े पर कांच का काम होता है। मिरर वर्क क्या होता है? कपड़े पर कांच का काम क्या होता है? मिरर वर्क होता है। मिरर वर्क क्या होता है? कपड़े पर कांच का काम होता है। चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गोंद उत्पादन हेतु भी प्रसिद्ध है। चौहटन बाड़मेर क्या है? गोंद उत्पादन हेतु भी प्रसिद्ध है। इसका सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है? जैसलमेर में। मिरर वर्क का सर्वाधिक कार्य
जैसलमेर में मिरर वर्क, इसका सर्वाधिक कार्य जैसलमेर में किया जाता है। जैसलमेर में किया जाता है। थेवा कला, थेवा कला, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, थारना और थे यानी थारना, वा यानी वाड़ा, थारना वाड़ा, थारना वाड़ा। हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य होता है। थेवा कला क्या होती है? हरे रंग के कांच पर, हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य। थेवा कला क्या होता है? हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य होता है। हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी कार्य होता है तथा ये हरे रंग का कांच कहाँ से आयात होता है? बेल्जियम से आयात होता है, बेल्जियम से आयात होता है। ये हरे रंग का कांच कहाँ से आयात होता है? बेल्जियम से आयात होता है। जनक कौन है थेवा कला के? नाथूजी सोनी है, नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी है, सोनी परिवार है। थेवा कला का जनक नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ शासक सावंत सिंह के काल में प्रारंभ हुई थी। थेवा कला कहाँ से प्रारंभ हुई थी? प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के काल से प्रारंभ हुई थी। प्रतापगढ़ शासक था कौन था? सावंत सिंह, सावंत सिंह, सावंत सिंह के काल से प्रारंभ हुई थी थेवा कला। सावंत सिंह ने क्या कहा था? नाथूजी सोनी परिवार को राजसोनी की उपाधि दी थी। सावंत सिंह ने नाथूजी सोनी परिवार को राजसोनी की उपाधि दी थी। राजसोनी लिम्का बुक में 2011 में नाम दर्ज हुआ है। राजसोनी का लिम्का बुक में 2011 में नाम दर्ज, लिम्का बुक में नाम दर्ज 2011 में नाम दर्ज हुआ है राजसोनी का। सावंत सिंह ने नाथूजी सोनी परिवार को राजसोनी की उपाधि दी है। सावंत सिंह ने नाथूजी सोनी परिवार को राजसोनी की उपाधि दी है, राजसोनी की उपाधि। थेवा कला सावंत सिंह के काल में प्रारंभ हुई है तथा थेवा कला कौन से परिवार ने की है? सोनी परिवार ने की है। चलो, सोनी परिवार ने थेवा कला को जीआई टैग प्राप्त किया। थेवा कला ने क्या किया? जीआई टैग प्राप्त किया। थेवा कला ने जीआई टैग प्राप्त किया, जीआई टैग प्राप्त किया। 2002 में थेवा कला पर कितने का डाक टिकट जारी हुआ था? 5 रुपए का डाक टिकट। 2002 में थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी। 2002 में थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी, 5 रुपए का डाक टिकट जारी। महेश विजयराज सोनी 2015 में इस कला हेतु पद्मश्री से सम्मानित। महेश विजयराज सोनी को वर्ष 2015 में इस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया महेश विजयराज सोनी 2015 में इस कला हेतु पद्मश्री से सम्मानित। वर्तमान प्रमुख कलाकार कौन है? गिरीश कुमार। थेवा कला का वर्तमान प्रमुख कलाकार कौन है? गिरीश कुमार। थेवा कला का वर्तमान प्रमुख कलाकार है गिरीश कुमार। आला थेवा कला तो आएगी। आला थेवा क्या होता है? इस कला में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का भी प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? हरे रंगों के अतिरिक्त अन्य रंगों का भी प्रयोग होता है। हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का प्रयोग होता है आला थेवा में क्या होता है? हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का भी प्रयोग होता है। थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? प्रतापगढ़ में 2004 में स्थापित। थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़ में स्थित है, 2004 में स्थापित की गई थी। थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़। थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़। जस्टिन वर्की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला का श्रेय किसको जाता है? जस्टिन वर्की को जाता है। थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जस्टिन वर्की को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जस्टिन वर्की को जाता है। हरिनारायण मारोठिया रंगीन कांच पर थेवा कला का कार्य करते थे। रंगीन कांच पर थेवा कला का कार्य कौन करते थे? हरिनारायण मारोठिया रंगीन कांच पर थेवा कला का कार्य करते थे। रंगीन कांच पर थेवा कला का कार्य कौन करते थे? हरिनारायण मारोठिया। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर। उस्ता कला के चित्रकारों क्या कहते हैं? उस्ताद कहलाते। उसके चित्रकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। उस्ता कला के चित्रकार उस्ताद कहलाते हैं। ऊंट की खाल या बाल पर सोने की नक्काशी का कार्य है। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल या बाल पर सोने की नक्काशी का कार्य। ऊंट की खाल या बाल पर सोने की नक्काशी का कार्य है। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल या बाल पर सोने की नक्काशी का कार्य है। उस्ता कला का अन्य नाम क्या है? मुनवत्ती कला। इसे मुनवत्ती कला भी कहते हैं। उस्ता कला को क्या कहते हैं? मुनवत्ती कला भी कहते हैं। अन्य नाम है मुनवत्ती कला। मूलतः कहाँ की थी? ये ईरान की थी। उस्ता कला भी मूलतः ईरान की थी। अकबर इसे लाहौर लेके आया था। अकबर इसे कहाँ लेके आया था? लाहौर लेके आया था। उस्ता कला मूलतः ईरान की थी। उस्ता कला कहाँ की थी? ईरान की थी, मूलतः ईरान की थी तथा इसे अकबर कहाँ लेके आया था? अकबर इसे लाहौर लेके आया था। लाहौर पाकिस्तान लेके आया था अकबर।
बीकानेर शासक अनूप सिंह के काल में मोहम्मद उस्ता परिवार लाहौर से बीकानेर आया था। बीकानेर शासक अनूप सिंह के काल में मोहम्मद उस्ता परिवार लाहौर से बीकानेर आया था। कौन सा परिवार आया था? मोहम्मद उस्ता परिवार आया था। कहाँ से आया था? लाहौर से आया था। तथा किसके कहाँ पर आया था? बीकानेर में आया था। तथा अनूप सिंह था वहाँ का शासक। कौन था? अनूप सिंह के शासक बीकानेर के अनूप सिंह शासन के काल में मोहम्मद उस्ता परिवार लाहौर से बीकानेर आया था। कादर बख्श राजस्थान में इस कला को प्रसिद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? कादर बख्श कौन है? उस्ता कला को राजस्थान में प्रसिद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति है। उस्ता कला को राजस्थान में प्रसिद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति कादर बख्श है। ए एच मूलर कौन है? ए एच मूलर उस्ता कला को विदेशी कलाकार, उस्ता कला के विदेशी कलाकार है, जर्मनी के थे। ए एच मूलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ए एच मूलर जर्मनी के थे। उस्ता कला का विदेशी कलाकार है। उस्ता कला का विदेशी कलाकार कौन है? ए एच मूलर। उस्ता कला का विदेशी कलाकार ए एच मूलर जर्मनी का था। हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार हैं। इस कला के प्रमुख कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार है। 1986 में पद्मश्री से सम्मानित। 1986 में पद्मश्री से सम्मानित हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार है। हिसामुद्दीन उस्ता कला के वर्तमान कलाकार कौन है? उस्ता कला के वर्तमान कलाकार हनीफ उस्ता, जलीम उस्ता, लालसिया भाटी। हनीफ उस्ता, जलीम उस्ता, लालसिया भाटी। हनीफ उस्ता ने क्या किया था? ख्वाजा साहब की दरगाह पर चित्रांकन किया था। उस्ता कला में हनीफ उस्ता ने ख्वाजा साहब की दरगाह पर चित्रांकन किया था। जलीम उस्ता, लालसिया भाटी ने गेंडे के बाल पर इसका कला का कार्य किया था। गेंडे के बाल पर इस कला का उस्ता कला का कार्य किया था। गेंडे की खाल पर इस कला का कार्य किया था लालसी भाटी ने। तो वर्तमान कलाकार है हनीफ उस्ता, जलीम उस्ता, लालसी भाटी। महिला कलाकार कौन है? ज्योति स्वरूप शर्मा महिला कलाकार है। उस्ता कला की ज्योति स्वरूप शर्मा और ममता शर्मा। ममता शर्मा उस्ता कला पर शोध कार्य किया था। ममता शर्मा ने क्या किया था? उस्ता कला पर शोध कार्य किया था। तो महिला कलाकार उस्ता कला की ज्योति स्वरूप शर्मा, ममता शर्मा। ममता शर्मा ने उस्ता कला पर शोध कार्य किया था। इलाही बख्श ने क्या था? इलाही बख्श द्वारा गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर बनाया गया चित्र यूनो में सुरक्षित है। इलाही बख्श के द्वारा गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर बनाया गया चित्र यूनो में सुरक्षित है। इलाही बख्श के द्वारा गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर बनाया गया चित्र यूनो में सुरक्षित है। इलाही बख्श बनाया था। किसका बनाया था? गंगा सिंह का बनाया था। ऊंट की खाल पर बनाया था उस्ता कला के द्वारा। यूनो में सुरक्षित है। उस्ता कला में प्रशिक्षण हेतु स्थापित संस्था कौन सी है? उस्ता कला में प्रशिक्षण हेतु स्थापित संस्थान कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में स्थित है। स्थापना 15 अगस्त 1975 को की गई थी। प्रथम निदेशक कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता थे। प्रथम निदेशक कौन था? हिसामुद्दीन उस्ता। प्रथम प्रशिक्षणार्थी कौन था? असगर खान। प्रथम प्रशिक्षणार्थी कौन था? असगर खान। मथेरना कला कहाँ की है? मथेरना कला बीकानेर की है। बीकानेर की है। किसी भी धार्मिक अथवा पौराणिक स्थल पर धार्मिक अथवा पौराणिक ग्रंथों का भित्ति चित्रण क्या कहता है? मथेरना कला कहता है। किसी भी धार्मिक अथवा पौराणिक स्थल पर धार्मिक अथवा पौराणिक ग्रंथों का भित्ति चित्रण किया जाता है मथेरना कला में। प्रमुख कलाकार कौन है? रामलाल, मुन्नालाल, मुकुंद। प्रमुख कलाकार है मथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार है रामलाल, मुन्नालाल, मुकुंद। जैनधर्म से प्रभावित है। मथेरना कला किससे प्रभावित है? जैनधर्म से प्रभावित कौन सी कला है? मथेरना कला है। मथेरना कला जैनधर्म से प्रभावित है। कला या कलाकार को क्या कहते हैं? मथेरण कहलाते हैं। कला या कला क्या कहते हैं? मथेरना कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? मथेरण कहलाते हैं।
मथेरना कला के कलाकार क्या कहते हैं? मथेरन कहते हैं। मथेरन राज परिवार के निजी चित्र भी बनाते थे। मथेरन क्या करते थे? मथेरन राज परिवार के निजी चित्र भी बनाते थे। मथेरन क्या करते थे? राज परिवार के निजी चित्र भी बनाते थे। काष्ठ कला। काष्ठ कला। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। जनक कौन है काष्ठ कला के? प्रभात जी कुमार। प्रभात जी कुमार। काष्ठ कला के जनक प्रभात जी कुमार। प्रभात जी कुमार। काष्ठ कला के जनक प्रभात जी कुमार। प्रभात जी कुमार। काष्ठ कला के जनक प्रभात जी कुमार। प्रभात जी कुमार। लकड़ी से वस्तुओं के निर्माण की कला है। काष्ठ कला क्या है? लकड़ी से वस्तुओं के निर्माण की कला। लकड़ी से वस्तुओं के निर्माण की कला है। उदाहरण है पातरेती परणी। पातरेती परणी कहाँ की है? पिपाड़ जोधपुर। पिपाड़ जोधपुर। पातरेती परणी पिपाड़ जोधपुर। पिपाड़ जोधपुर। पातरेती परणी पिपाड़ जोधपुर की प्रसिद्ध है। पिपाड़ जोधपुर की प्रसिद्ध है। जैनधर्म के साधुओं के भोजन हेतु निर्मित लकड़ी के बर्तन है। पातरेती परणी क्या है? जैन धर्म के साधुओं के भोजन हेतु निर्मित लकड़ी के बर्तन। जैन धर्म के साधुओं के भोजन हेतु निर्मित लकड़ी के बर्तन है। चोपड़ा और बाजोट बाड़मेर। चोपड़ा और बाजोट कहाँ के प्रसिद्ध है? बाड़मेर। बाड़मेर। चोपड़ा और बाजोट बाड़मेर। चोपड़ा और बाजोट कहाँ के प्रसिद्ध है? बाड़मेर। बाड़मेर। कठपुतली कला। कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटपुतली। उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटपुतली। कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कठपुतली कला। कठपुतली कला उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटपुतली। उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटपुतली। उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटपुतली। कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटपुतली। उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटपुतली। कठपुतली अर्डू की लकड़ी से बनती है। किसकी लकड़ी से बनती है? अर्डू की लकड़ी से निर्मित होती है। कठपुतली किसकी लकड़ी से निर्मित होती है? अर्डू की लकड़ी से निर्मित होती है। अर्डू की लकड़ी से निर्मित होती है। अर्डू की लकड़ी से निर्मित होती है। नटिया भाट जाति में लोकप्रिय है। किस जाति में लोकप्रिय है? नटिया भाट जाति में लोकप्रिय है। नटिया भाट जाति में लोकप्रिय है कठपुतली। इस कला का जादूगर कौन है? दादा पदम जी। दादा पदम जी। कठपुतली कला का जादूगर दादा पदम जी। दादा पदम जी। कठपुतली कला का जादूगर दादा पदम जी। दादा पदम जी। दादा पदम जी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि या जनक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाला या इसका जनक कौन है? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर। देवीलाल सामर। कठपुतली कला का जनक कौन है? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर। और कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाला भी देवीलाल सामर है। देवीलाल सामर है। कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाला और इसका जनक कौन है? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर। देवीलाल सामर। स्थानक। स्थानक। स्थानक किसे कहते हैं? स्थानक किसे कहते हैं? कठपुतली कला का मुख्य सूत्रधार को स्थानक कहा जाता है। स्थानक किसे कहते हैं? कठपुतली कला का जो मुख्य सूत्रधार होता है उसे क्या कहते हैं? स्थानक कहते हैं। जो कठपुतली कला है उसका जो मुख्य सूत्रधार है उसे क्या कहते हैं? मुख्य सूत्रधार को क्या कहते हैं? स्थानक कहते हैं। स्थानक। कठपुतली संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। कठपुतली संग्रहालय उदयपुर। कठपुतली संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। कठपुतली संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर। उदयपुर। कठपुतली संग्रहालय उदयपुर। इस कला को संरक्षण कौन दे रहा है? कठपुतली कला को संरक्षण कौन दे रहा है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर दे रहा है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर दे रहा है। कठपुतली कला को संरक्षण कौन दे रहा है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर दे रहा है। स्थापना कभी की गई थी? 22 फरवरी 1952 को की गई थी। 22 फरवरी 1952 को की गई थी तथा देवीलाल सामर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? देवीलाल सामर द्वारा की गई थी। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। इसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 को की गई थी देवीलाल सामर के द्वारा। देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। इस कला को संरक्षण देता है, कठपुतली कला को संरक्षण देता है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। स्थापना 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर द्वारा। 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर के द्वारा। कावड़ बेवाण गणगौर। कावड़ बेवाण गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी गांव चित्तौड़गढ़। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कावड़ बेवाण गणगौर। कावड़ बेवाण गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़। कावड़ बेवाण गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। जनक कौन है? प्रभात जी कुमार है। जनक कौन है? प्रभात जी सुतार। जनक कौन है? प्रभात जी सुतार। प्रभात जी सुतार। जनक कौन है इनके? प्रभात जी सुतार। प्रभात जी सुतार। लकड़ी से निर्मित मंदिरोनुमा आकृति क्या कहलाती है? कावड़ कहलाती है। कावड़ क्या होता है? कावड़ होता है लकड़ी से जो निर्मित होती है मंदिरोनुमा आकृति, वो क्या होती है? कावड़ होती है। लकड़ी से निर्मित मंदिरोनुमा आकृति कावड़ कहलाती है। कावड़ कहलाती है।
कावड़ में मूर्ति स्थापित करने पर वह क्या कहलाता है? बेवान कहलाता है, बेवान कहलाता है। कावड़ में मूर्ति स्थापित करने पर वह क्या कहलाता है? बेवान कहलाता है। बेवान क्या होता है? कावड़ में मूर्ति स्थापित करने पर वह क्या कहलाता है? बेवान कहलाती है। जलजूलनी एकादशी को प्रयोग किया जाता है। बेवान का प्रयोग कब किया जाता है? जलजूलनी एकादशी को प्रयोग किया जाता है। बेवान को जलजूलनी एकादशी पर प्रयोग किया जाता है। बेवान को क्या कहते हैं? देव विमान, चलता फिरता मंदिर, मिनिएचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है। देव विमान, चलता फिरता मंदिर या मिनिएचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है। बेवान को क्या कहते हैं? देव विमान, चलता फिरता मंदिर या मिनिएचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है। कावड़ बेवान गणगौर, कावड़ बेवान गणगौर प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ की, बस्सी चित्तौड़गढ़ की। चंदन काष्ठ, चंदन काष्ठ कहाँ की है? चूरू की है। चंदन काष्ठ कहाँ की है? चूरू की, प्रसिद्ध है चूरू की। जैसे चंदन जैसे चूरू, जैसे चंदन जैसे चूरू। चंदन काष्ठ कला चूरू, चंदन काष्ठ कला चूरू की प्रसिद्ध है। लकड़ी पर कलात्मक हेतु जेठाना अजमेर प्रसिद्ध है। लकड़ी पर कलात्मक शिल्प हेतु जेठाना अजमेर प्रसिद्ध है। लकड़ी पर कलात्मक शिल्प हेतु कौन प्रसिद्ध है? जेठाना अजमेर, जेठाना अजमेर। लकड़ी पर कलात्मक शिल्प हेतु जेठाना अजमेर प्रसिद्ध है, जेठाना अजमेर। चेले क्या होते हैं? तागड़ी के तराजू होते हैं। चेले क्या होते हैं? तागड़ी के तराजू, तागड़ी के तराजू होते हैं चेले। लकड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? खाती या सुतार कहलाता है। लकड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? खाती या सुतार कहलाता है, खाती या सुतार। लकड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति खाती या सुतार कहलाता है। बरसात, बरसात क्या होती है? बरसात क्या होती है? सुतार को वर्ष उपरांत दिया गया अनाज, सुतार को वर्ष उपरांत दिया गया अनाज क्या होता है? बरसात कहता है, बरसात। बरसात क्या होता है? सुतार को वर्ष के उपरांत दिया गया अनाज क्या कहता है? बरसात कहता है। फड़ चित्रण, फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। सूती या रेजी कपड़े पर लोक देवता, देवी, ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल की जानकारी अंकित की जाती है फड़ चित्रण में। फड़ चित्रण में क्या होता है? सूती या रेजी कपड़े पर लोक देवता, देवी, ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल की जानकारी अंकित की जाती है। फड़ चित्रण में सूती या रेजी कपड़े पर लोक देवता, लोक देवी, ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल की जानकारी अंकित की जाती है। फड़ चित्रण में अकीक पत्थर का काम में लिया जाता है। फड़ चित्रण में कौन सा पत्थर काम में लिया जाता है? अकीक पत्थर, अकीक पत्थर। फड़ चित्रण में अकीक पत्थर काम में लिया जाता है, अकीक पत्थर काम में लिया जाता है। अकीक पत्थर कहाँ मिलता है? कच्छ और भुज में पाया जाता है। अकीक पत्थर कच्छ और भुज में पाया जाता है। अकीक पत्थर कहाँ पाया जाता है? कच्छ और भुज में पाया जाता है। प्रमुख चितेरा, प्रमुख चितेरा कौन कौन है? प्रमुख चितेरा कौन है? श्रीलाल जोशी है, श्रीलाल जोशी। प्रदीप मुखर्जी जयपुर। श्रीलाल जोशी और प्रदीप मुखर्जी जयपुर है, प्रमुख चितेरा है। फड़ चित्रण के प्रमुख चितेरा श्रीलाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी। श्रीलाल जोशी वर्ष 2006 में पद्मश्री, 2007 में शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया। श्रीलाल जोशी को वर्ष 2006 में पद्मश्री, वर्ष 2007 में शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया। श्रीलाल जोशी को वर्ष 2006 में पद्मश्री, वर्ष 2007 में शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया। प्रदीप मुखर्जी कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। 108 लघु चित्रों की फड़ रामचरितमानस पर बनाई, 108 लघु चित्रों की फड़ रामचरितमानस पर बनाई। प्रदीप मुखर्जी कहाँ के? जयपुर के। तथा इन्होंने क्या किया था? 108 लघु चित्रों की फड़, 108 लघु चित्रों की फड़ रामचरितमानस पर बनाई, इन्होंने 108 लघु चित्रों की फड़, 108 लघु चित्रों की फड़ इन्होंने रामचरितमानस पर बनाई है, 108 लघु चित्रों की फड़। प्रदीप मुखर्जी जयपुर। जोशी परिवार जो क्या नाम है कि फड़ चित्रण का मतलब कि चितेरा है। जोशी परिवार ये कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा का। ये जोशी परिवार शाहपुरा भीलवाड़ा का है। प्रमुख चितेरी कौन है? पार्वती जोशी और गोतल देवी, फड़ चित्रण की प्रमुख चितेरी पार्वती जोशी, गोतल देवी। फड़ चित्रण का जन्म मेवाड़ चित्र शैली के भित्ति चित्रण से माना जाता है। फड़ चित्रण का जन्म कहाँ से माना जाता है? मेवाड़ चित्र शैली के भित्ति चित्रण से माना जाता है। फड़ चित्रण का जन्म मेवाड़ चित्र शैली के भित्ति चित्रों से माना जाता है। फड़ ठंडी करना क्या होता है? फड़ ठंडी करना क्या होता है? फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर इसे पुष्कर सरोवर में विसर्जित किया जाता है। फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर इसे क्या किया जाता है? पुष्कर सरोवर में विसर्जित किया जाता है। इसे फड़ ठंडी करना कहा जाता है। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़। राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़। राजस्थान की सबसे लंबी, बड़ी व छोटी फड़, राजस्थान की सबसे लंबी, बड़ी और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़।
देवनारायण जी की फड़ की लंबाई क्या है? देवनारायण जी फड़ की तो लंबाई तो है 30 फीट, 30 फीट, और चौड़ाई है 5 फीट। 30 फीट तो लंबाई और 5 फीट चौड़ाई है। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी की फड़ पर 2 फरवरी 1992 को डाक टिकट जारी किया गया था। जंतर वाद्य यंत्र के साथ अविवाहित बोपा बोपन इस फड़ का वाचन करते हैं। देवनारायण जी फड़ का वाचन कौन कौन करता है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ अविवाहित बोपा बोपन करते हैं। अविवाहित बोपा बोपन इस फड़ का वाचन करते हैं। जंतर वाद्य यंत्र के साथ अविवाहित बोपा बोपन इस फड़ का वाचन करते हैं। बैसासुर की फड़, बैसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, इसके दर्शन किए जाते हैं। कौन करता है? बावरी जाति के लोग, बावरी जाति के लोग। बैसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, बैसासुर की जो फड़ है उसका वाचन नहीं किया जाता, इनके दर्शन किए, इसके दर्शन किए जाते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? बावरी जाति के लोग द्वारा, बावरी जाति के लोगों द्वारा। रामदला व कृष्णदला फड़, रामदला व कृष्णदला फड़ बिना वाद्य यंत्र के बनी पढ़ी जाती है। ये बिना वाद्य यंत्र के पढ़ी जाने वाली फड़ कौन सी है? रामदला व कृष्णदला फड़। रामदला व कृष्णदला फड़ हाड़ौती क्षेत्र में है। हाड़ौती क्षेत्र में कहाँ की है ये? रामदला व कृष्णदला फड़ हाड़ौती क्षेत्र में है। हाड़ौती क्षेत्र में रामदला कृष्णदला फड़ है, जो कि बिना वाद्य यंत्र के पढ़ी जाती है। बिना वाद्य यंत्र के पढ़ी जाने वाली फड़ रामदला व कृष्णदला फड़ है। रामलाल व पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क में किया था। कहाँ पे किया था? न्यूयॉर्क में किया था। रामलाल व पतासी देवी ने, रामलाल व पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क में किया था, न्यूयॉर्क में किया था। कोरोना फड़ किसने बनाई थी? कल्याणमल जोशी ने, कल्याणमल जोशी ने कोरोना फड़ बनाई थी। कोरोना फड़ किसने बनाई थी? कल्याणमल जोशी, कल्याणमल जोशी ने क्या बनाया था? कोरोना फड़ बनाई था।